हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 9। इससे पहले हमने किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 तक कंप्लीट करा रखा। आप लोग में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि दरोगा का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो हमें अपनी तैयारी को और ही मजबूती देना है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। और इस चैनल पे हमने किरण पब्लिकेशन के साथ साथ रुक्मणी पब्लिकेशन का, खान सर की बुक से प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट दोनों ही करवा रखे हैं। और आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 9 को। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सेट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो पाचन के बाद प्रोटीन जो होते हैं ये एमिनो एसिड में परिवर्तन हो जाते हैं। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्या होता है कि पाचन के दौरान पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो कि पेट में एसिड के साथ मिलके प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। वहाँ से जो ये प्रोटीन होती है वो छोटे आंत में चली जाती है और मुक्त एमिनो एसिड में विभाजित हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि पाचन के बाद प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड में चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना है? तो इसका जो अनुपात का आयाम है वो है प्रतिरोध। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3। परागन परिभाषित किया जाता है। परागन कैसे परिभाषित किया जाता है? तो ये होता है कि एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं परागन। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरकता को बढ़ाती है? तो ये क्या होता है? उड़द। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। और दाल में जो क्या होता है, ये दाल की जो जड़ें होती है उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 5। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन हानि होती है? तो कौन सा विटामिन होता है? ये होता है विटामिन डी। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। विटामिन डी का पूछे कि सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सूर्य के प्रकाश। इसको भी याद रखना है। 6। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के लिए जिम्मेवार है? तो क्या हो जाएगा? ये होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि WBC। हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? RBC प्लस WBC प्लस प्लेट्स। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है, इसका जो होता है काम वो होता है इम्यूनिटी को बढ़ाना। और जब इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है तो ये भी बहुत तेज़ी से घटने लगती है, या ये कह सकते हैं कि इसके घटने से हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की? तो हुमायूं की जो मदद है ये किया था फारस का शाह तहमाशप। इसने हुमायूं की मदद की थी। इसको ध्यान में रखेंगे। हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद हुमायूं भाग गया था और उसके बाद फारस का जो शाह तहमाशप था उससे सहयोग लेकर पुनः गद्दी को प्राप्त करेगा। 8। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग हैं? तो ये कौन सा तत्व होता है? ये होता है कैल्शियम। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चूना का पूछे फॉर्मूला तो वो क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2O। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। और इसमें से जब डेर वाटर हटा देते हैं, यानी कि डेर वाटर यानी कि CaSO4.12H2O, ये क्या हो जाता है? तो ये POP हो जाता है। ये क्या हो जाता है? CaSO4.12H2O, ये हो जाता है POP। इसको भी याद रखेंगे। 9। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में जो संगठन की स्थापना की गई थी वो था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। इसकी स्थापना इन्होंने 1866 में की थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 10। कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन
तत्व मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11, शिमोगा जिला निम्नलिखित में से किस एक खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? तो शिमोगा जो है ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है मैंगनीज के लिए। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। और ये कहाँ पे है? तो शिमोगा ये है उड़ीसा में। 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फॉकलैंड की धारा। ये उत्तरी अटलांटिक नहीं है, ये कहाँ पे? दक्षिणी में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी उत्तरी में है, केनारी, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। 13, वंशाधार नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो वंशाधारा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये बहती है केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वंशाधारी नदी। 14, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई थी? तो मक्के की फसल भारत में किसने उगाना शुरू किया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। पूछे कि भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू की थी? तो ये भी पुर्तगाली हो जाएंगे। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तो ये भी पुर्तगाली हो जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले आने वाला जो कंपनी था वो भी पुर्तगाली था, और सबसे आखिरी में जाने वाला वो भी पुर्तगाली हो जाएगा। 15, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था दांडी यात्रा के साथ। यानी कि जब नमक कानून को गांधी जी के द्वारा तोड़ दिया जाता है 6 अप्रैल को, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। नमक यात्रा कब से कब तक था? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, इसको ध्यान में रखेंगे। कुल कितना दिन तक? तो 24 दिन तक ये चली थी। 16, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? इनके जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित थे? तो इनका जो संबंध था ये कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बिहार के एग्ज़ाम के लिए जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। और यही है जयप्रकाश नारायण जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में जाके आज़ाद दस्ता का गठन करेंगे। और पूछे कि इनको कौन से जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो इनको रखा गया था यहाँ पटना के बांकीपुर जेल में। 17, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ये मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, CH4, इसको याद रखेंगे। 18, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? तो सर्वाधिक हीमोग्लोबिन जो है ये किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। 19, एक निश्चित कूट भाषा में नेवर स्पीक इल को MLUNHA लिखा जाता है। फॉल इल ऑफेन को EDPEML लिखा जाता है। दे स्पीक ऑफेन को HAEDOS लिखा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि दे फॉल की संभावित कूट भाषा क्या होगी? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कॉमन खोज लेना होता है, उसके बाद जो बच जाता है। तो यहाँ पे दे फॉल का जो सही आंसर होगा PEOS, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 20, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। तो इनका वाद्य क्या हो जाएगा? इनका वाद्य है सारंगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उस्ताद बिंदा खान का संबंध है सारंगी। 21, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? तो सर्वोच्च जो पद होता है ये होता है एडमिरल का। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और आर्मी डे 15 जनवरी, इसको भी याद रखेंगे। 22, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन ये होता है 21 जून को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या हो जाएगा? 21 जून, इसको ध्यान में रखेंगे। 23, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो निम्बस का संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्षा मेघ से। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, निम्बस। 24, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति जो होती है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछ ले तो ये किस आर्टिकल में है? तो ये 123 में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे।
राष्ट्रपति के माफ़ करने की जो शक्ति है ये किस आर्टिकल में है, तो ये है 72 में, पार्डन बोलते हैं इसको। 25 निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखी नहीं गई है, तो सरोजनी नायडू के द्वारा कौन सी पुस्तक इसमें से नहीं लिखी गई है, तो ये हो जाएगा द गोल्डन बर्ड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये किसके द्वारा लिखा गया द गोल्डन बर्ड, तो द गोल्डन बर्ड लिखा गया है ब्रदर्स ग्रीम फेयरी टेल के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 26 निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश की योजना है। लाडली बहना योजना पूछे तो वो भी मध्य प्रदेश की हो जाएगी, इसको भी याद रखना है। 27 तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो तुलुब राजवंश की स्थापना ये वीर नरसिम्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 28 एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो v ध्वनि का भाग है, तो ये राइट आंसर कितना हो जाएगा, v/20। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 29 एक कुकी, तो ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर कि उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करना। एक कुकी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 30 कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, तो ये रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, ये रेगिस्तान स्थित है उज्बेकिस्तान में, कजाइल कुम रेगिस्तान। 31 निम्न में से किस मंत्रालय में हाल ही में ईपेस और इंफ्राकॉन सुविधा की शुरुआत की गई है, तो ये किया गया है सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, और इसके मिनिस्टर पूछ रहे अभी कौन है, तो नितिन गडकरी जी है, इसको भी याद रखना है। 32 थटेग्ड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ये पक्षी अभ्यारण्य स्थित है केरल में। ध्यान देंगे कि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, हवा से क्वेश्चन पूछा, पक्षी से पूछा, ये सब ध्यान में रखेंगे। पक्षी अभ्यारण्य से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद प्रजाति से क्वेश्चंस आते हैं, बॉटनी से क्वेश्चन आते हैं, परागकण जलम वाला जो क्वेश्चन था वो बॉटनी से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं स्टैटिक ज्योग्राफी में बहुत सारे, तो उसको याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 33 राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो पहला है कि वह राज्य विधानसभा के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये कथन गलत है, ये 1/6 को मनोनीत करते हैं। और दूसरा कथन है कि वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये गलत है, ये इस प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया, तो ये नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 34 हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या होगी, तो प्रकाश की जो गति है वो क्या हो जाएगी, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 35 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन हो जाएगा, कि पहला है सूफीवाद दिव्य प्रेम की केंद्रीयता, ये सही बात है। दूसरा है सिख पंथ ईश्वर की अद्वैतता और मानव समानता, ये भी सही है। तीसरा है सतपंथ सामाजिक भेदभाव रहित भक्ति संप्रदाय, तो ये भी सही कथन है। और चौथा है सगुण किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है उस हिसाब से ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और भक्ति की जो परंपरा है सगुण, इसमें परमात्मा का स्वरूप साकार ब्रह्म का है, इसलिए वे देवताओं आमतौर पर विष्णु या विश्व के मानव अभिव्यक्तियों की पूजा करते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 36 विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोकोफेरोल। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 37 निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है, तो प्लेग के उपचार में जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, स्ट्रेप्टोमाइसिन। 38 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका को गतिविधियों को इंगित करती है, तो
तो नगर पालिका से संबंधित कौन सी अनुसूची हो जाएगी? ये 12वीं अनुसूची हो जाएगी। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है, याद रखेंगे। 9 निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो इसमें बैक्टीरिया जनक रोग है कौन? तो आंत्रज्वर, प्लेग और डिप्थेरिया, यानी कि दमा बैक्टीरिया जनक रोग नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 40 किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? तो ये कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये एम फैराडे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 41 बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो शोल्डर का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 42 इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? तो पूरा योजना की जो सुझाव है ये दिया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और पूछे कि पूरा योजना का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, यही था पूरा योजना। ये मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। 43 किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो पहला जो विटामिन था किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित, ये विटामिन B12। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 44 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये कौन सा कथन हो जाएगा? कि यह चालू और पूंजी लेखों दोनों पर परिवर्तनीय है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यह कथन सही नहीं है। 45 निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों की श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? तो ये क्या आता है? ये आता है परिपथ, यानी कि संयोजक तार। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 46 ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो ट्रांसफार्मर की खोज है ये माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कब किया गया था? 1831 में किया गया था, इसको भी याद रखना। 47 मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? तो मकड़ी में जो श्वसन अंग है वो है बुक लंग्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मकड़ी का श्वसन अंग बुक लंग्स। 48 अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो ये किस विभाग में होता है? ये होता है कार्डियोलॉजी विभाग। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 49 ताप को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है एंटीपायरेटिक्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 50 डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये होता है आपका एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 51 पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये किसके द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में नाम किसका किसका दिया हुआ है। तो आप ये मत कहिएगा कि पाटलिपुत्र का स्थापना तो उदयन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे हो जाएगा? तो पाटलिपुत्र का नामकरण किया था उदय। उस समय जगह तो यही था ना, जगह थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि इसमें ऑप्शन के अनुसार हमें सही आंसर चुनना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, ध्यान रखना है। 52 चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 53 इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कलाविधि तक भारत की सेवा दी है? तो अभी तक ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। यही 2 कार्यकाल तक रहे हैं। उसके बाद कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जो लगातार 2 कलाविधि तक रहे हों। इसको याद रखेंगे। और ये राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस स्टेट से है? तो ये अपने राज्य बिहार से है। 54 हास्य गैस क्या है, यानी कि लाफिंग गैस? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 55 बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है ये क्या है? तो ये होगा छठ पूजा, जो अभी समाप्त हुई है। 56 एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? मानव अधिकारों के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 57
प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। 58 गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन, और ये उपदेश दिया गया था सारनाथ में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 59 निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है? तो ये किसका हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो ये है वियना में। वियना मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी। 60 तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक बाबरी लिखा गया था तुर्की भाषा में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 61 शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 62 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ये था लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। 63 बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन के बाद ये किया गया था। 64 मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पे फहराया गया था? तो इनके द्वारा जो प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया गया था ये स्टुअर्ट गार्ड में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 22 अगस्त 1907 को, ये भी याद रखेंगे, 22 अगस्त। 65 पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? तो सिखों के 10वें गुरु और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के पटना साहिब में हुआ है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 66 जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 67 छह व्यक्तियों D, E, K, L, S और T में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। E केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, तो E किससे? 2 व्यक्तियों से लंबा है। T E से लंबा है, तो T जो है वो E से लंबा है, किंतु D से छोटा है, तो ये D से छोटा होगा, तो D इससे पहले आएगा। न तो D और न ही K सबसे लंबे हैं, तो D सबसे लंबा नहीं है तो उसके आगे होगा, और K भी सबसे लंबा नहीं है तो वो भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो एक इसके आगे और आदमी आएगा और इसके आगे भी आदमी आएगा। S T से छोटा है, तो S जो है वो T से छोटा है, तो S यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोल रहा है कि K सबसे लंबा नहीं है, यानी कि K अब लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे अब कौन आएगा? तो बच गया है L के लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनमें से कितने व्यक्ति L से लंबे हैं? तो इसमें कोई भी व्यक्ति L से लंबा नहीं मिला, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 68 निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है यह है लंदन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 69 भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ पे है? तो ये जो है यह है डिगबोई असम में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ये जो हो जाएगा सबसे सूखा स्थान ये हो जाएगा लेह। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 71 सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। तो सुल्तानपुर जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये गुड़गांव में, गुड़गांव हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य। 72 नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे है? तो नागार्जुन सागर जो है ये है कृष्णा नदी पे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 73 बिहार में कितना वर्ग मीटर वन्य क्षेत्र है? तो बिहार में जो है ये कुल 6764 वर्ग मीटर वन्य क्षेत्र है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 74 निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ये क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये हो जाएगा कटिहार। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन के अनुसार कटिहार है, वैसे सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित है वो है किशनगंज, तो इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे किशनगंज नहीं है तो कटिहार राइट आंसर हो जाएगा। 75 विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? यानी कि विकेंद्रीकरण से क्या मतलब समझ में आया? पंचायती राज। तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 76 दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल कितना होगा? तो इन दोनों को जोड़ के दोनों मतलब दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 8 है, और दोनों को जोड़ के बनाया जाता है, तो जोड़कर एक घना बनाया जाता है। यानी कि क्या हो गया, वो पहले क्यूब से अब क्यूबॉइड हो गया। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब दोनों जुड़ जाएगा, 8 + 16, दोनों घनों को जोड़कर एक घना बनाए, तो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ब्रेथ तो सेम रहेगा 8, और हाइट भी सेम रहेगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2 × LB + BH + HL। बस इसको सॉल्व कर देना, राइट आंसर आएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 77 ब्याज भुगतान एक मद है, तो ये कैसा है? राजस्व व्यय का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 78 विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गर्म मुद्रा या हॉट मनी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 79 RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। RN मल्होत्रा, और ये इस कमेटी का गठन जो है ये किया गया था 1993 में, इसको भी याद रखेंगे। 80 शिशु मृत्यु दर क्या है? तो ये जो है हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 81 पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना ये किया गया था करमशाह के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 82 रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोशी विद्रोह जो हुआ था ये पश्चिमी घाट पे हुआ था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, पश्चिमी घाट, इसको याद रखेंगे। 83 भारत और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ये एक्ट कब पारित किया गया था? 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। तो इसको याद रखेंगे। 1835 में क्या था? तो 1835 में बनाया गया था प्रेस अधिनियम। 1867 में बनाया गया था पंजीकरण अधिनियम। 1878 में बनाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और 1908 में बनाया गया था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। तो इसको ध्यान में रखना है। 84 संख्या ए संख्या बी की 8 गुना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 8b। और क्या बोल रहा है? संख्या बी संख्या ए के से कितने प्रतिशत कम है? तो कितना प्रतिशत कम है ये? तो ये कितना हो जाएगा? 8b माइनस b/8b, क्योंकि ए का पूछ रहा कि कितना प्रतिशत कम है बी के अनुसार, इंटू 100%। से निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आएगा 87.5। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 85 कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इनके बीच जो आम रिश्ता था, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी है। तो इन सभी नाम को याद रखेंगे। 86 किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है ये उठाया गया था मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 87 स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1930 के दशक में। और ये हुआ कब था एग्जैक्टली पूछे तो 1936 में, इसको ध्यान में रखना है। 88 निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में जो हुआ था ये तीसरा और आखिरी गोलमेज सम्मेलन था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। और पूछे कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस एक गोलमेज सम्मेलन में हुआ था? तो वो दूसरे में था। 89 किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल संकृत्यान जो थे ये कहाँ पे सक्रिय थे? छपरा में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 90 कितने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्यानों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पीर मोहम्मद मुनीश के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
91 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर का लोकतंत्र प्रदान करता है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन। भू स्तर का लोकतंत्र यानी कि पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन। 92 डीएनए को किसने अंत पात्र में बनाया? तो डीएनए को किसने अंत पात्र में बनाया था? ये बनाया गया था आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 93 वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कोपरनिकस। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 94 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्बन। पूछ रहा है कार्बनिक यौगिक में मिलता है, तो ये ऑफ कोर्स सी बात है, कार्बन मिलेगा। 95 एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है? ये 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 96 यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये किस फॉर्म में जमा होती है? ये ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है, तो याद रखना है ग्लाइकोजेन के रूप में होती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 97 जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इसमें अत्यधिक विविधता का कारण जो है ये होती है सहभागिता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 98 रेचल 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उधार लेती है। वह 1 वर्ष बाद 3,000 रुपये का, 2 वर्ष बाद 2,800 रुपये का और 3 वर्ष बाद शेष धनराशि का भुगतान कर देती है। यदि ब्याज हास्य शेष पर प्रभावित किया गया था तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितना धनराशि का भुगतान किया होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, 6,600। मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना के देखेंगे, इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन 95 उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा है। पुनर्विचार मतलब ही हुआ कि कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार किरण पब्लिकेशन का हमारा आज सेट नंबर 9 कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलेंगे कल एक नए सेट में, सेट नंबर 10 में। तब तक के लिए आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए कल हम मिलेंगे एक नए सेट में, सेट नंबर 10 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।